ऑन द फ्रंटलाइन सीरीज के तहत आयोजित आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुकेश केजरीवाल। लंबे समय से हेल्थ जर्नलिज्म कर रहा हूं और अब राजस्थान पत्रिका में नेशनल इंटीग्रेटेड ब्यूरो के प्रमुख के तौर पे काम कर रहा हूं। आज की वेबिनार का संचालन मैं करूंगा। इसका आयोजन प्रोजेक्ट संचार और हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंडिया रिसर्च सेंटर की ओर से किया जा रहा है। इंडिया रिसर्च सेंटर हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का पहला ग्लोबल सेंटर है। इसे साल 2015 में स्थापित किया गया था। इसका नेतृत्व प्रोफेसर के विश्वनाथ करते हैं। ये हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हेल्थ कम्युनिकेशन के लीड कम की प्रोफेसर है। साथ ही प्रोजेक्ट संचार का भी नेतृत्व करते हैं। प्रोजेक्ट संचार यानी साइंस एंड न्यूज कम्युनिकेटिंग हेल्थ एंड रिसर्च। इसका मकसद पत्रकारों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाना है, ताकि वे इन विषयों पर लोगों की जानकारी, नजरिए और लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी को आकार देने के लिए नवीनतम शोध और आंकड़ों का बेहतर उपयोग कर सके। इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2019 से अब तक भारत के 9 राज्यों के 70 जिलों के 201 पत्रकारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज का हमारा विषय है कोविड-19 के दौर में संक्रामक रोगों का प्रबंधन। ये एक इंटरैक्टिव वेबिनार होगा। पैनल चर्चा के बाद इसमें भाग लेने वाले पत्रकार अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। आप अपने सवाल चैट बॉक्स या Q&A बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप सभी के सवालों का हम पैनलिस्ट से जवाब हासिल कर सकें। अब मैं सबसे पहले आपको अपने पैनल से परिचित करवा देता हूं। हमारे साथ विशेषज्ञ वक्ता के तौर पर आज हैं डॉक्टर पूनम सलोत्रा, जो आईसीएमआर की नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की निदेशक रही हैं। इनका शोध के क्षेत्र में 30 वर्ष का और शिक्षण के क्षेत्र में 18 वर्ष का अनुभव है। संक्रामक रोगों के पैथोजेनिस के मोलेक्युलर आधार पर इन्होंने गहन कार्य किया है। संक्रामक रोगों की डायग्नोस्टिक जांच, एटेन्युएटेड टीके, दवा प्रतिरोध की संरचना और प्रतिक्रिया संबंधी शोध में भी इनकी विशेष रुचि रही है। स्वागत है आपका डॉक्टर पूनम सलोत्रा जी। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। ये आईसीएमआर के गोरखपुर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर आरएमआरसी के निदेशक हैं। साथ ही आईसीएमआर हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, यहाँ शोध प्रबंधन, नीति, योजना और समन्वय प्रभाग के प्रमुख का प्रभार भी संभाल रहे हैं। मलेरिया नियंत्रण रणनीति और वेक्टर बायोनोमिक्स पर इनका विशेष शोध रहा है। इन्हें इनके वैज्ञानिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। इनमें नेशनल एकेडमी ऑफ वेक्टर-बोर्न डिजीजेस का एनवायरमेंट साइंस अवार्ड और मलेरिया शोध में असाधारण कार्य के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी शामिल है। तो स्वागत है आपका भी डॉक्टर श्रीवास्तव। साथ ही हमारे साथ मौजूद है जी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीना सिंह, जो एम्स पटना में एसोसिएट प्रोफेसर और बर्न्स एंड सर्जरी विभाग की प्रमुख हैं। ये कोविड-19 से निपटने के प्रयासों से बेहद नजदीक से जुड़ी रही हैं। ये यहाँ कोविड वार्ड की फैकल्टी इंचार्ज हैं। बिहार में डीआरडीओ की ओर से स्थापित पीएम केयर्स कोविड अस्पताल की इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर हैं। एम्स पटना में कोविड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट में अध्यापन और प्रशिक्षण की नोडल फैकल्टी है। आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा, वो हमारे यहाँ इन दिनों वेक्टर जनित बीमारियां जो है, वेक्टर बोर्न डिजीजेज, उनका प्रसार शुरू हो चुका है। इस वेबिनार में हम वेक्टर जनित और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे, जिनको अभी अभी हमने आपसे परिचित करवाया। इस तरह हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वैश्विक महामारी के दौर में वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को किस तरह सीमित किया जा सकता है। इस दौरान हम खासतौर पर बात करेंगे कोविड-19 के बीच चिकनगुनिया, डेंगू, कालाजार, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी एईएस, ऐसी उपेक्षित और संक्रामक बीमारियों को रोकने की दिशा में केंद्र और राज्य के प्रयासों की। तो सबसे पहले डॉक्टर पूनम सलोत्रा से हम पूछना चाहेंगे, मैम आपने संक्रामक रोगों के क्षेत्र में लंबा काम किया है। कोविड-19 आने के बाद पब्लिक हेल्थ संबंधी जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो भी काफी बदल गई।
तो कोरोना के बाद जो संक्रामक रोग और ये जो नेग्लेक्टेड डिजीजेज हैं, इनकी जांच और इनके संबंधित जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं, उन पर क्या असर पड़ा है, डॉक्टर सलोत्रा? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है हमारे देश में कई महीनों से, और साथ साथ ये जब मॉनसून सीजन आ गया तो दूसरी बीमारियां भी शुरू हो गई काफ़ी ज़ोर शोर से, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक जैसे काला आजार और मलेरिया, इनका भी जोर पकड़ना शुरू हुआ। तो काफ़ी हमें, लेकिन पेशेंट तो अस्पताल आने से भी घबरा रहे हैं क्योंकि वहाँ जाने में भी उनको खतरा लगता है। तो इस टाइम हमें और जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे थे मलेरिया कंट्रोल या बाकी बीमारियों के कंट्रोल के, उनमें भी सप्लाईज वगैरह की और मैन पावर की दिक्कतें आई, और उन सब से हम जूझ रहे हैं आजकल। और कोविड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनको अच्छे से अब तो काफ़ी सॉर्ट आउट कर लिया है और अच्छे से अब फेस कर रहे हैं। जब भी जो भी बेसिक WHO की गाइडलाइंस है कोविड से जूझने के लिए, वो हमें साथ साथ रखनी है और ये बीमारियों को भी देखना है। तो जहाँ तक कि हमारा काला आजार का मैं काला आजार के क्षेत्र में ज़्यादा मैंने काम किया है, जो बिहार में काफ़ी अहमियत भी रखता है, तो इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हमारा काला आजार हम कंट्रोल प्रोग्राम में उसको एलिमिनेशन मोड में आजकल चल रहे थे, और इस साल थोड़ा सा उसमें स्लो हो गया क्योंकि उतनी जोश से नहीं कर पाए जितना कर रहे थे। जो 2020 का हमारा टारगेट था, अब हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन अब फिर से चीज़ें हम दोबारा से ठीक से करनी शुरू कर दी हैं, और उसमें हम साथ साथ कोविड के सब नियमों का भी पालन कर रहे हैं। और जब भी किसी को बुखार आता है जैसे कि, तो उसको पता नहीं है कि ये कोविड से है या मलेरिया से है या किसी और बीमारी काला आजार से है, तो उसके लिए और अगर आपको किसी को कोविड का पॉजिटिव आ जाए, उसका ये मतलब नहीं कि उसको मलेरिया नहीं हो सकता या दूसरी कोई और नहीं, क्योंकि एक साथ भी हो सकती हैं। तो इस बारे में थोड़ी अवेयरनेस लोगों को अब आ गई है, और वो एकदम से 2-3 बीमारियों के इकट्ठा सबका किया जाता है, और इस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और अब नई चीज़ें भी बन रही हैं जिससे कि एक साथ से एक ही फीवर पैनल बन रहा है, एक ही टेस्ट में सब पता चल जाएगा। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं आजकल। जी, तो डॉक्टर सलोत्रा, जो आपने कहा कि फीवर पैनल की बात की कि अगर कोई ऐसा बुखार के लक्षण वाला कोई मरीज आता है तो उसके एक साथ कई टेस्ट हो जाएं, क्या ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है या प्राइवेट में भी अपनाया जा रहा है? इसको लेके किस तरह की स्थिति है? नहीं, ये अभी रिसर्च लेवल पे ज्यादा चल रहा है क्योंकि कोविड तो नई बीमारी है, और कोविड से हमें बहुत ही मुश्किलें तो आ रही हैं, लेकिन कुछ कुछ फायदे भी हम निकाल रहे हैं इससे। क्योंकि ये जैसे सब लोग जानते हैं RT-PCR टेस्ट अब कितना कॉमनली यूज हो रहा है, तो उसकी जानकारी पूरी जनता को हो गई है। और फील्ड में पहले हम ये इस तरह के टेस्ट जब कहते थे तो वो कहते थे ये हो ही नहीं सकते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अब कोविड की वजह से ये सब, जिनको हम मॉलिक्यूलर टेस्ट कहते हैं, ये अब होने लग गए हैं। और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होते हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत है। इसलिए तो अब बहुत सी हम लोग तो लेबोरेटरीज डॉक्टर में सलोत्रा, ये RT-PCR टेस्ट जिसको आमतौर पे कोविड की एक्यूरेसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो और कौन से इन्फेक्शियस डिजीजेज में इस्तेमाल होता रहा है, अभी हो रहा है? ये तो एक्चुअली RT-PCR तो चाहिए होता है क्योंकि RNA बेस्ड वैक्सीन है, वायरस है, और बाकियों में तो हम DNA लेवल पे करते हैं, तो PCR से ही हो जाता है, और उसी तरह की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आती है। और उस इस तरह के टेस्ट को अब फील्ड में ले जाने के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, जैसे कि NAT टेस्ट है, TB के लिए LAMP टेस्ट है, ये TB और मलेरिया के लिए ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। और अब इनमें हम ऐसे मल्टीप्लेक्स कर लेंगे ताकि एक ही बार में फीवर पैनल में
दो चार बीमारियां जो को एंडेमिक होती हैं उसी क्षेत्र में होती हैं, जैसे कि बिहार में मलेरिया, काला अज़ार है और भी कई हैं बीमारियां। तो साइमल्टेनियसली पहले 2-3 को ऐड करेंगे, फिर पूरा पैनल बन जाएगा। इस तरह से कर रहे हैं ताकि इसकी अब एक्सेप्टेंस हो रही है। इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा मल्टीप्लेक्सिंग में, लेकिन बिल्कुल। और इस दौरान जैसे नैट टेस्ट की बात आपने की, जो टीबी के और टेस्ट हैं, जो हाई एंड टेस्ट हैं, उनका शुरुआत में कोविड-19 की जांच के लिए जो इस्तेमाल होने लगा था, तो अब क्या जो ऐसे दूसरे प्रोग्राम हैं नेशनल लेवल के, जो दूसरे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हैं, उनके रिसोर्सेज को वापस उनके लिए उन प्रोग्राम को डेडिकेट कर दिया गया है, या फिर अभी भी उन पे असर पड़ रहा है? अब तो काफी हद तक पोजीशन कंसोलिडेट हो गई है और ठीक से चल रहा है। लेकिन अभी भी सारा हेल्थ वर्कफोर्स वगैरह कोविड में बहुत क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें फोकस ज़्यादा होने से थोड़ी बहुत निगलेक्ट होने की चांस है। उसी को हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये ना हो कि हम एक बीमारी रोके और दूसरी में फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। और एक ये बहुत ज़रूरी है कि अगर दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये नहीं कि मुझे तो मलेरिया निकला है लेकिन उसके साथ में कोविड भी हो सकता है। तो इस बात की को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और हम आप लोगों के सवाल, जो पत्रकार या दूसरे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों के सवाल भी लेना चाहेंगे। आप सभी लोग चैट बॉक्स में या Q&A बॉक्स में लिख के अपने सवाल हमें भेजते रहें। पैनल डिस्कशन के तुरंत बाद आप सभी के अधिक से अधिक सवाल शामिल करने की कोशिश होगी। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव को भी मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर श्रीवास्तव, बात हो रही है कि दूसरे कार्यक्रमों पर कोविड-19 के असर की, तो इसको लेके आपका क्या अनुभव है? देखिए, अभी ऐसा है कि कोविड-19 जो है वो इंडिया में मार्च से शुरुआत हुई इसकी। वैसे 30 जनवरी को पहला केस आ गया था हमारे वहाँ केरला में। तो उस टाइम जो है इंडिया के अंदर कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक ही लेबोरेटरी थी, दैट वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी इन पुणे। तो जब जनवरी में हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी, और हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज वेरी पुअर, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है। और जब कोविड-19 से हम जूझ रहे थे, तो कोविड-19 हमें पता था कि चाइना के वुहान शहर से निकल के 200 कंट्री में तेजी से साथ पहुंच गया। और जिस टाइम ये कोविड-19 आया था, उस टाइम इतना डर था कि हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और जो इटली के, हमने यूरोप के हालत देखे, इटली, जर्मनी, यूके और जो अमेरिका के हालात हुए थे, तो उसके बाद जो है इंडिया में सब लोग बड़े डरे से हुए थे, सहमे से हुए थे कि क्या होगा। क्योंकि हमारी तो आबादी, आपको पता है कि 130 करोड़ की आबादी है। हमारा हेल्थ के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। हमारे हेल्थ का बजट जो है 1.13% ऑफ द जीडीपी है। तो और हमारे पास हेल्थ की और बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्री की बात करो, यूएस की करो, यूरोप की करो, उनके पास कम्युनिकेबल डिजीज नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ मलेरिया नहीं है, वहाँ फाइलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं, चिकनगुनिया नहीं है, कालाजार नहीं है। तो हम लोग तो ऊपर से मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी नहीं है। हम तो ऑलरेडी हम लोग दबे हुए हैं हजारों तरह की बीमारियों से, उसको ऊपर से कोविड-19 आ गया तो हम लोगों की तो हालत बहुत खराब हो गई, नंबर 1। उसके बावजूद अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखो, तो इंडिया ने इतना अच्छा काम किया था कि जनवरी में जब एक लैब थी हमारी, आज हमारे पास 2000 लैब है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, जिसमें हमारे पास RT-PCR भी है। और रिमोट एरिया में जहाँ PSC और CSC में है, वहाँ पे हमने CBNet और TrueNet जैसी मशीनें जो टीबी के लिए थी, उनको हमने जो है यूज करना शुरू किया, उनको थोड़ा सा चेंज लाके, ताकि रिमोट एरिया में जो है डायग्नोसिस कोविड-19 की भी हो जाए। इसके अलावा हमने एंटीजन टेस्ट भी किया। तो लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। RT-PCR को लोगों को पता नहीं था, तो RT-PCR में लोगों को ट्रेनिंग भी देना शुरू किया। आज हालत ये है कि रिमोट से रिमोट कंट्री एरिया में, आज हम गोरखपुर में हो, बस्ती में बैठे हों, चाहे इलाहाबाद में बैठे हों, RT-PCR टेस्टिंग हैज बिकम सच ए कॉमन टेस्टिंग। पहले RT-PCR के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, लेकिन जो 8-9 महीने हुए, हमने जहां एक तरफ कोविड में अच्छा काम किया, दूसरी तरफ हमारे जो दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम थी उनको ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा। जैसे हमने पता है कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात कर रहे हैं, जो आज चर्चा का विषय है संक्रामक रोगों के बारे में, मलेरिया एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, आज से नहीं जमाने से। और प्राचीन काल से अगर आप इतिहास देख लो तो अथर्ववेद में भी और उसमें भी मलेरिया का जिक्र किया गया है। तो मलेरिया की समस्या से हम शुरू से जूझते आ रहे हैं, लेकिन ओवर द ईयर जो हमने काम किया, काफी अधिक सफलता मिली और मलेरिया को हम एलिमिनेशन मोड में लेके आए हैं।
और हमने ग्लोबल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो वर्ल्ड मलेरिया का चलता है उसमें 2030 का टारगेट है मलेरिया एलिमिनेट करने का। इंडिया ने भी मलेरिया का एलिमिनेशन प्लान बना रखा है। तो उनके प्रयासों में थोड़ा सा फर्क पड़ा कि जो हमारी जो मैन पावर थी वो सब कोविड में लग गई, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो कोविड में लग गए, तो इन सब पे फर्क पड़ा। डेंगू का प्रॉब्लम थी, डेंगू जो है इमर्जिंग प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रेवल हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल से लोग अर्बन में जा रहे हैं, तो डेंगू एंड चिकनगुनिया दे आर इमर्जिंग प्रॉब्लम, इनके ऊपर असर पड़ा। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ा। तो कोविड की वजह से कुछ कुछ बीमारियों में असर पड़ा है, लेकिन काफी हद तक जो है हम लोगों ने कोविड को भी कंट्रोल में रखा है। लेकिन कोविड के साथ साथ अगर आप देख लो कंट्री के अंदर कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मलेरिया का एपिडेमिक हो गया हो या डेंगू का एपिडेमिक हो गया हो, तो उन बीमारियों के पे भी काफी नियंत्रण में रखा गया है। उसका ये रीजन भी हो सकता है कि लोगों ने जो है अवेयरनेस आ गई, जागरूकता आ गई, लोगों ने जो है प्रिवेंशन के तरीके यूज करने शुरू कर दिए। तो ओवरऑल जो है फर्क पड़ा है बीमारियों के ऊपर, लेकिन जो है काफी हद तक हम लिमिटेड फैसिलिटीज और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है काबू पाने में भी सफल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे मैडम पूनम सरोत्रा मैडम ने भी बताया कि कालाजार एलिमिनेशन मोड में चल रहा है, मलेरिया एलिमिनेशन मोड में है, लिम्फेटिक फाइलोसिस भी एलिमिनेशन मोड में है। तो अब इन बीमारियों को हमें जो है फास्ट ट्रैक पे ले जाना पड़ेगा। कोविड को हमने काफी हद तक नियंत्रण में लाया है, लेकिन अब हम सेपरेट मैन पावर भी निकाल रहे हैं ताकि इन रोगों के ऊपर भी कोई जो है ना पड़े और जिनको हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे जो है नियंत्रण में ला पाए। हम गोरखपुर में बैठे हैं तो जेई और एईएस यहाँ की बड़ी समस्या रही है, तो जेई एईएस पे भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे से कैसे इसको कम किया जाए। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे मलेरिया, जेई और एईएस पे तो हम भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके भी लगातार सवाल उनको लेके आ रहे हैं क्योंकि उन सबको पता है कि इन तीनों पे आपकी बहुत महारत है। मैं बीच में डॉक्टर वीना सिंह जी को भी जोड़ना चाहूंगा। अभी आपने जैसे कहा कि जब कोविड-19 आया देश में, उस समय की स्थितियां और उससे कैसे हम लोगों ने उससे और खास करके जो मेडिकल कम्युनिटी है उसने कैसे निपटा। तो बिहार का जो अनुभव है वो डॉक्टर वीना सिंह हमें बताएं कि कोविड-19 आने के बाद जो मेडिकल कम्युनिटी थी उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया और बिहार में उसका क्या अनुभव रहा, अगर संक्षेप में वो बताएं। डॉक्टर वीना सिंह। अनम्यूट कर लीजिए अपना, आपका म्यूट, माइक इज म्यूटेड। सॉरी। धन्यवाद मुकेश जी। जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने बताया कि भारत में तो कोविड महामारी को लेकर के पहले से ही डर भय रहा, लेकिन धीरे धीरे काफी सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। सिमिलर हालात बिहार में भी थे। मार्च में जब 22 मार्च को हमारे यहाँ पहला केस बिहार में हुआ था तो वो हमारे संस्थान एम्स पटना में ही आया था केस। तो मार्च का पूरा महीना, 3rd वीक हो 4th वीक हो, उसमें कोविड से लड़ने की तैयारी ही मेडिकल फ्रैटर्निटी में चल रही थी। और लॉकडाउन अनाउंसमेंट के बाद ये तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। जैसे डॉक्टरों को आईसीएमआर का सबने प्रोटोकॉल पढ़ा, उसको अपने में आत्मसात करने की कोशिश की। उसके अलावा जो संसाधन थे उनको प्रोक्योर करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। पीपीई हो पर्याप्त मात्रा में, N95 मास्क हो। ट्रेनिंग और टीचिंग पर भी उसी मार्च के महीने में बड़ा जोर दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल नई बीमारी थी। इसके बारे में क्या परहेज लेना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, स्वैब अगर निकालना है नेसोफेरेंजियल स्वैब तो वो कैसे लेना है, टेस्टिंग के लिए उसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये सारी चीजों की तैयारी डॉक्टर फ्रैटर्निटी ने अपने अपने संस्थान में किया। बिहार में पहला हॉस्पिटल जो कोविड डेडिकेटेड था वो नालंदा मेडिकल कॉलेज था। उसके 15 दिन के बाद हमारे एम्स में भी कोविड के एडमिशन शुरू हो गए और जून में हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो गए थे। तो जो लॉकडाउन के महीने थे मार्च के अंतिम में, अप्रैल और 31 मई तक, तब तक इतनी तकलीफें नहीं थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और वो जो लेबरर्स, जो श्रमिक लोग बिहार में आना शुरू किए, जिन स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बुलाया, उसके बाद जुलाई और अगस्त के महीने में जैसे कोविड के केसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस टाइम पे हम लोग पर आपदा आई थी और डॉक्टर्स, स्टाफ, कर्मचारी, जितने हमारे टेक्नीशियंस थे, हमारे सफाई कर्मचारी थे, सभी ने इससे जूझे और होपफुली अभी अक्टूबर के महीने में तो हम काफी हद तक इससे बाहर आ गए हैं।
तो शुरुआती दौर में जो डर, भय, संसाधन की कमी, ट्रेनिंग की कमी थी, वो सारा हम लोगों ने पूरा किया और अप्रैल मई के बाद से तो फिर चीजें स्मूथन आउट हो गई, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। और बिहार में चूंकि आप लोग सबको मालूम है कि हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा स्थिति खराब रहता है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स, जहां पर पिछले साल बजट का सिर्फ 5% ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च हुआ है। तो पैसों की कमी के कारण भी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं संसाधन जुटाने में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग आगे बढ़े हैं और इस महामारी से जूझे भी हैं और बहुत हद तक अपने प्रयास में सफल भी हुए हैं। बिल्कुल। आप लोग अपने अपने फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं और हमारे साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, लगातार उनके सवाल भी आ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि एक ब्रॉड सिनेरियो मिले और साथ ही जो आपका अनुभव है उससे भी उन्हें कुछ जानकारी मिले जो उनके उपयोग का भी हो और साथ ही कम्युनिटी के लिए भी वो उपयोगी हो। डॉक्टर पूनम सलोत्रा से हम लोग कालाजार के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कैसे हमने कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य की बात की और फिर बिहार के खास तौर पे उन्होंने संदर्भ दिया था। वो कई ऐसे जो कालाजार से रिलेटेड जो रिसर्च रहे हैं उनमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रही हैं। तो डॉक्टर सलोत्रा, आपके जो खुद के रिसर्च हैं या अभी जो लेटेस्ट ऐसे रिसर्च हो रहे हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, उनको अगर आप कुछ उनके जरिए आप कुछ ऐसा बताना चाहें और साथ में हमारा जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है बिहार में खास तौर पे उसकी क्या स्थिति है और उसको लेके क्या उम्मीदें हैं, अगर आप संक्षेप में हमें फिर से एक बार बताएं डॉक्टर सलोत्रा। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम रिसर्च लैब्स में 2 एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। एक तो डायग्नोस्टिक और एक वैक्सीन डेवलपमेंट, और तीसरा होता है थेरेपी के लिए। तो इसमें डायग्नोस्टिक्स में जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जो भी कालाजार के लिए कर रहे थे, जैसे कि मलेरिया के लिए लैंप है, ये मॉलिक्यूलर टेस्ट है, और टीबी के लिए है वही हमने कालाजार के लिए किया, और अब कोविड के लिए भी कर रहे हैं। और इस तरह से और ये जो ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से कितना फायदा हो रहा है वो भी हमने काफी स्टडी किया है और वो काफी यूजफुल है, और ये चीजें हर एक बीमारी में लागू हो जाती हैं। और डॉक्टर सलोत्रा, ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जो है थेरेपी, ये इसका असर कैसा रहा और इससे क्या अब हमें जो उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो हम उससे हासिल करने में सफलता मिल पाएगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि पेशेंट्स अक्सर अगर लंबा ट्रीटमेंट हो तो कंप्लायंस कम हो जाती है और वो बीच में छोड़ देते हैं, जैसे ही लक्षण थोड़े ठीक हो वो छोड़ देते हैं तो दवाई लेना, और उससे फिर रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाती है। और ये कॉम्बिनेशन थेरेपी देने से 2 एक साथ देने से या 3 एक साथ देने से टाइम कम हो जाता है और टोटल कंप्लायंस अच्छी हो जाती है उससे, और खर्चा भी टोटल कम हो जाता है। तो उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिली है और ये बाकी बीमारियों पे भी लागू है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आपका कहना है ये भले ही महंगा हो लेकिन चूंकि इसका असर इतना अच्छा है कि ये ओवरऑल प्रोग्राम के लिए सस्ता पड़ता है। नहीं, ये टोटल भी महंगा नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है। एक दो अगर 2 ड्रग्स कॉम्बिनेशन में है तो उनका टोटल अमाउंट भी कम हो जाता है, तो ये महंगी भी ऐसे नहीं पड़ती हैं। लेकिन और उनसे ड्रग रेजिस्टेंस का होने का चांस भी कम होता है। तो ये जो पॉलिसी है ये हर एक बीमारी में लागू हो जाती है। और ये वैक्सीन के लिए तो सबको मालूम है कि कितना जोर शोर से कोविड के लिए सारी दुनिया में चल रहा है, तो उससे भी बाकी बीमारियों के लिए भी कुछ अच्छी चीजें निकल रही हैं। एक तो जो इतना टाइम लगता रहा है पीछे, उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, ये पता चल रहा है। पर लेकिन हमें बहुत ध्यान से जल्दबाजी में भी नहीं करना होता, क्योंकि पूरी स्टडी पूरी होनी चाहिए, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और उसमें जो अप्रोच है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए वाला कर रहे हैं अमेरिका में, वो न्यू अप्रोच है, वैसी चीजें फिर और बीमारियों में भी लागू होने का चांस हो सकता है बाद में। बिल्कुल। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, हम आपके साथ खास तौर से जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसे आमतौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, उसको लेके चूंकि आपका जो सेंटर है आरएमआरसी वो लगातार इस पे काम कर रहा है, तो इसको लेके क्या डेवलपमेंट है
डॉक्टर श्रीवास्तव, और क्या उम्मीदें आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे डॉक्टर श्रीवास्तव? देखिए, ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है ये 1978 में इसका आउटब्रेक हुआ था। ईस्टर्न यूपी में करीब 3500 केसेस आए थे, जिसमें से 1100 लोगों की डेथ भी हो गई थी, पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं 15 साल से कम एज के। उसके बाद 2005 में भी एक आउटब्रेक हुआ था, जिसमें करीब 5000 से ऊपर केसेस आए थे और करीब 1300 डेथ हो गई थी। तो जेई जो है वो एक बड़ी ही सीरियस प्रॉब्लम मानी गई। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी जो है वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जैसा कि आप जानते हैं। और जो गोरखपुर का एरिया है ये क्या लो लाइंग एरिया है, वाटर प्रोन एरिया है, वाटर बॉर्न एरिया है, पानी भरा रहता है और नेपाल का बॉर्डर भी है। और जो राइस फील्ड जो पैडी कल्टीवेशन होता है, तो उसमें जो क्यूलेक्स विशनोई ग्रुप के मॉस्किटोज जो होते हैं वो ज्यादा पनपते हैं, जिनकी वजह से जो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वायरस फैलता है। इसके अलावा जो जो पिग होते हैं वो एम्पलीफाइड होस्ट होते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं आरडीडी बर्ड होते हैं। तो ये जो एक साइकिल होती है, इसमें ये जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सीडेंटल होस्ट बन जाते हैं। तो ये साइकिल पूरी करने के लिए जो पिग कल्चर है, लोग जो है सुअर का पालन करते हैं वो, और जो बर्ड्स होती हैं जो वाटर बॉडीज में आती हैं, तालाब होते हैं, रिवर्स हो जाती हैं, और वाटर लेवल जो यहाँ का हाई है गोरखपुर का, लोअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है, पब्लिक अवेयरनेस हो जाती कम होती है। तो उस सब का रिजल्ट होता है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो है यहाँ प्रकोप ज्यादा हुआ। तो आईसीएमआर ने जब देखा जेई जो है ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से एईएस भी हो रहा है। जेई और एईएस में क्या होता है, जेई तो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और एईएस जो होता है वो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है, कि जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम पहुंच जाती है। और एईएस जो है उसके मल्टीपल रीजन होते हैं, वो जेई की वजह से भी हो सकता है और दूसरे और भी रीजन हो सकते हैं। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जेई का वैक्सीन है हमारे पास, एक चाइना की वैक्सीन है, और अभी इंडिया ने आईसीएमआर के जो नेशंस ऑफ वायरोलॉजी पुणे और भारत बायोटेक ने मिलकर एक जेनवैक हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है वो भी बन गई है। तो उस वैक्सीन के बाद जेई के केसेस में कमी आई, काफी कमी आ गई। अगर आप डेटा देखो, हमारे पास जेई का डेटा है जो 2016 में जो है वो 16% था, 11%, हाँ, वो कम के हो गया 5% तक आ गया है। और एईएस के केस हैं वो भी काफी कम हो गए। तो जेई के वैक्सीनेशन से जेई तो कम हुआ, लेकिन जो एईएस है वो कम नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोगों ने काफी जो है मल्टी सेंट्रिक एरिया पे रिसर्च किया। यहाँ के जो 7 बड़े मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिसमें जो है आपका बस्ती डिवीजन और गोरखपुर डिवीजन आ जाता है, जिसमें महाराजगंज है, जिसमें संत कबीर नगर है, कुशीनगर है, और बस्ती है, गोरखपुर है। तो इन 7 जगहों पे हम लोगों ने मल्टीपल स्टडीज करी, कई आईसीएमआर के सेंटर इन्वॉल्व हुए। तब ये पता लगा कि जो एईएस है उसमें से 40 और 50% जो एईएस है बिकॉज ऑफ द स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस क्या होता है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है जो जमुसी होती है, और जो टिक्स और माइट्स से फैलती है। जो रोडेंट होते हैं घरों में, चूहे हैं, छछूंदर हैं, वहां से जो माइट्स होते हैं, और जो वेजिटेशन हो जाते हैं, लंबी लंबी घास हो जाती है, और जो बच्चे बाहर जो है ओपन डिफिकेशन की वजह से जाते हैं या ऐसे बाहर मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक्सपोज बॉडी पार्ट होते हैं, वो माइट काट जाती है, तो उससे स्क्रब टाइफस हो जाता है। और स्क्रब टाइफस बैक्टीरियल डिजीज है, उसका इलाज है, उसके लिए एंटी बैक्टीरियल डॉक्सीसाइक्लिन या जिथ्रोमाइसिन है। अगर टाइम पे उनका डायग्नोसिस हो जाता है, टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट होके एईएस में नहीं जाएगा। तो जब से ये पता लगा कि 40 से 50% केसेस आर बिकॉज ऑफ द स्क्रब टाइफस, और उनका जो है ट्रीटमेंट डायग्नोसिस जल्दी शुरू हो गए, तो एईएस के केसेस में भी कमी आई है। और इसमें आईसीएमआर का जो आरएमआर गोरखपुर है उनका जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो है पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और यूपी गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी हुई, जिन्होंने दस्तक प्रोग्राम किया है। दस्तक प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और दूसरे डिपार्टमेंट है, दे कैन वर्क टुगेदर, दे कैन वर्क इन सिनर्जी, और हर लेवल पे उसके अप्रोच किए। अगर सुअर पालन है, सुअर पालन दूर हो जाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे हुआ, स्वच्छ भारत मिशन से भी जो है फर्क पड़ेगा। और जो आपका टॉयलेट्स जो बन रहे हैं हर घर में जो हो रहे हैं, तो उससे भी जो है ओपन डिफिकेशन बंद हो जाएगा, बच्चे बाहर जाना कम कर देंगे। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है वो जेई और एईएस पे पड़ा है, और केसेस कम हुए हैं। और दस्तक अभियान जो चलाती है यूपी गवर्नमेंट, उससे बहुत अच्छा असर हो रहा है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो रही है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्प्रेइंग जहाँ करनी है स्प्रेइंग करनी है, जहाँ दवाएं देनी है दवा देनी है, और जो डायग्नोसिस होनी है। तो मल्टीपल अप्रोच, जहाँ रिसर्च भी काम कर रही है, हेल्थ मशीनरी भी काम कर रही है, पीपल पार्टिसिपेशन अवेयरनेस भी हो रहा है। उसकी वजह से अगर आप देख लो तो गोरखपुर में और जो आसपास के एरिया है, जेई और एईएस में काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इसको और कैसे जीरो लेवल पे लेके आया जाए। यानी जो रिसर्च है उसका फायदा मिल रहा है, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आपका कहना है कि वो
असर करेगा। तो अब हम डॉक्टर वीना सिंह से बिहार का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिहार का अनुभव कोविड-19 के दौरान जो दूसरे खासतौर पे डेंगू और मलेरिया के से निपटने की जो पूरी व्यवस्था है, उसकी बिहार में क्या अभी स्थिति है और कोविड-19 के बाद उसकी कैसी प्रतिक्रिया है? डॉक्टर सिंह अगर बताएं, डॉक्टर वीना सिंह। बिहार में जो दूसरे इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि डेंगू और मलेरिया का अवेयरनेस, कंट्रोल, इन सब चीजों के प्रति कार्यक्रम जो चल रहा था, कोविड-19 के कारण थोड़ा इंटरफेयर तो इसमें हो गया है, रुकावटें आ गई हैं, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ा है। हमारे हॉस्पिटल्स में जो हम लोगों ने देखा, वहाँ कोविड-19 के भी मरीज आ रहे हैं और जो डेंगू और मलेरिया के हर साल जिस प्रतिशत में मरीज आते थे, उसी प्रतिशत में अभी भी आ रहे हैं। उनका इलाज भी पूर्ण रूप से हो रहा है। जिनको प्लेटलेट्स अगर काफी कम हो जा रहा है, उनको प्लेटलेट्स भी हम लोग ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों डिजीजेस में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जहां तक डॉक्टर श्रीवास्तव एईएस की बात कर रहे थे, तो बिहार में ये जरूर है कि इस बार हम कहें कि बड़े सारे सतर्कता कार्यक्रम हो चुके थे। पिछले साल के केसेस को देख करके सरकार ने भी एक मुहिम छेड़ रखी थी एईएस के खिलाफ। तो उसमें ये था कि इस बार बहुत ही पिछले साल के अनुपात में बहुत ही कम केसेस भी हुए हैं और मृत्यु दर भी बहुत कम है एईएस है। डेंगू और मलेरिया में फर्क नहीं पड़ा है कोविड-19 से। इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी इन दोनों बीमारियों से जो मरीज ग्रसित हो रहे हैं, उनके इलाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जी, देखिए, अब हम जो भाग ले रहे हैं इस वेबिनार में, पत्रकार और दूसरे लोग, उन लोगों के सवाल भी लेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस वेबिनार का अधिकतम पत्रकारों को खासतौर पर लाभ मिल सके। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी सीफा जो है, वो यूपी और बिहार में काफी समय से पत्रकारों के साथ मीडिया एडवोकेसी और हेल्थ कम्युनिकेशन को मजबूत करने का काम कर रहा है। हम सीएफआर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने खुद से जुड़े जो पत्रकार हैं उनको भी वेबिनार में भाग लेने को कहा। वो भी आज बड़ी संख्या में जुड़े हैं। तो आप सबके सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं। कई सवाल लोगों ने जो वेबिनार के का जो निमंत्रण था उसके साथ ही भेजने शुरू कर दिए थे। चंद्रभान यादव जो अमर उजाला से हैं, उन्होंने पूछा है कि भारत पर कोविड-19 की जो दूसरी वेव होगी उसका क्या असर होगा। तो देखिए, ज्यादातर हमारी कोशिश होगी कि जो सवाल है वो हमारे आज की थीम से जुड़े हुए हों। कोविड-19 पे बहुत जिज्ञासा है लोगों की, इसलिए हम चाहेंगे कि इसके साथ ही हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जो दूसरी वेव होगी कोविड-19 की, इसका जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, इनकी रोकथाम पर क्या असर होगा, ये भी हमारे पैनलिस्ट बताएं। डॉक्टर श्रीवास्तव या डॉक्टर सिंह। तो कोविड-19 के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि अगर दूसरी वेव आएगी तो क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम दूसरी वेव क्यों आने दें। पहली बात तो ये है, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी ये समझ ले कि हमें जब तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और जब तक हमारे पास दवाई नहीं है, क्योंकि अभी आईसीएमआर के रिसर्च से पता लगा है कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट वर्किंग, नंबर 1। नंबर 2, WHO के जो सॉलिडेरिटी ट्रायल हुए हैं उससे पता लगा है कि वेदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे रिटोनेविर हो, कोई ड्रग काम नहीं कर रही है। तो आपके पास कोई दवाई नहीं है जो प्रधानमंत्री ने बोला है, नंबर 1। तो सबसे अच्छा है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने हाथ धोते रहें। तो अगर हम जो हमारी सोशल वैक्सीन है इसको ऊपर अगर हम नियंत्रण रखेंगे तो हम सेकेंड वेव आने से बच जाएंगे। अगर आप देख लो पूरे इंडिया के अंदर कोविड-19 के जो केस जो थे सितंबर के आसपास 97,000 तक पहुंच चुके थे पर डे, तो वो कल के हालात में देखो तो वो 50,000 से नीचे आ चुके हैं, 37,000 40,000 के केस में आ गए हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही रहनी चाहिए कि नंबर 1 सेकेंड वेव ना आए और जो फर्स्ट वेव आ गई थी वही खत्म हो जाए। तो इसमें जो है लोगों की जो है जिम्मेदारी, लोगों का योगदान वो इम्पोर्टेंट है और हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग सेकेंड वेव को आने ही नहीं देंगे। सेकेंड वेव आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर हम सारी की सारी जो है अपने जो बताए गए रास्ते हैं, बताए गए मार्गदर्शन जो है उसका पालन करेंगे, तो हमें नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि सेकेंड वेव आए इंडिया में। जी, पवन कुमार मिश्र हैं। आप में से और कोई भी पैनलिस्ट अगर कभी भी
की सप्लीमेंट्री कुछ अगर जानकारी देना चाहें तो जरूर स्वागत रहेगा। पवन कुमार मिश्र दैनिक जागरण पटना से पूछ रहे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना के सिम्टम्स करीब करीब सेम हैं। ऐसे में हर इंसान के मन में बुखार आने पर कोरोना का ही विचार आता है। टेस्ट यदि पॉजिटिव आया तो डेंगू की जांच किए बिना इलाज शुरू किया जाता है। ऐसे में सामान्य रूप से हैपेरिन जैसी दवा देने पर यदि डेंगू हुआ तो जानलेवा हो सकता है। तो बताइए डॉक्टर क्या सावधानी बरतते हैं? सिम्टम देखकर बिना टेस्ट कराए डेंगू और कोरोना में अंतर कैसे करें? इसमें मैं बताना चाहूंगी पवन जी को कि लक्षण करीब करीब सिमिलर होते हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है। और इसमें जांचें तो करवानी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर हमें बुखार आ रहा है या गले में दर्द है या खांसी है तो फिर हमें कोरोना का टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। और अगर उसके साथ पॉजिटिव रहता है, लक्षण रहते हैं और मरीज जब भर्ती हो जाता है तो जो अस्पतालों में होता है कि हम खून की जांचें भी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हम प्लेटलेट काउंट्स भी करवाते हैं। तो प्लेटलेट काउंट्स देखेंगे, अगर वो कम रहता है तो फिर डेंगू की तरफ हमारा इशारा थोड़ा हो जाता है। वैसे केसेस में इवन अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है या रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है, साथ में प्लेटलेट काउंट्स भी कम रहते हैं, तो हम पेशेंट्स को हेपारिन नहीं देते हैं अनटिल अनलेस की प्लेटलेट काउंट्स 1.5 लाख से ऊपर ना हो, तब तक हम हेपारिन शुरू नहीं करते हैं। तो उनको इसमें ज्यादा सोचने की चीजें नहीं है, वो डॉक्टर्स प्लेटलेट काउंट्स देख करके ही डिसीजन लेते हैं। और लक्षण होने पर टेस्ट हमेशा करवाएं, कोरोना को सबसे आगे में रखें और आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन का टेस्ट जरूर करवाएं। डॉक्टर श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं, डॉक्टर वीना सिंह ने सही बताया है कि अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है, जब तक आप टेस्ट नहीं करा लेते हैं और कंफर्म नहीं कर लेते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोविड पॉजिटिव है तो कोविड का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और अगर आपके अंदर डेंगू है तो डेफिनेटली आपको जो है कोई भी एंटीकोगुलेंट दवा नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने सही बताया। मोहम्मद रईस हैं दैनिक जागरण से, ये पूछ रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी HCQ जो है और प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर ये सभी कोरोना के इलाज में निष्प्रभावी साबित हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा ही था। साथ ही हम ये भी इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो मलेरिया रोधी जो दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या कोविड-19 के उपचार में इसका इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन जो मूल रूप से इसका लक्ष्य था मलेरिया का इलाज करना, जब ये बड़े स्तर पे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या मलेरिया के असर पे कोई प्रभाव पड़ेगा? मलेरिया के इलाज को जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया था उस पर भी कोई असर पड़ेगा क्या HCQ पर? नहीं, मलेरिया के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मलेरिया में तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मलेरिया है, ये वाइवेक्स मलेरिया है या फाल्सीपार मलेरिया है, क्योंकि दोनों का ड्रग रेजिमेंट डिफरेंट होता है, दोनों की ड्रग का वो अलग होता है। तो इसलिए जो है कि अगर अभी तो आपको पता है कि कई, जैसे फाल्सीपार मलेरिया में क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो आपको तो क्लोरोक्विन देंगे भी नहीं, वो आपको आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी ACT देते हैं, ASSP देते हैं। तो अगर जो है ASSP दे रहे हैं तब तो आपको क्लोरोक्विन देने की जरूरत है भी नहीं है। जहाँ पे क्लोरोक्विन सेंसिटिव है वहाँ पे क्लोरोक्विन दी जाएगी। तो इसलिए जो है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट पे ऊपर कोविड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मलेरिया का जो ड्रग रेजिमेन है, जो ड्रग पॉलिसी है, वो वही की वही रहने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में मलेरिया की ड्रग पॉलिसी डिफरेंट है, वहाँ पे AL देते हैं, वो AL देते रहेंगे, कहीं ASSP है ASSP देंगे। तो कोविड की वजह से मलेरिया के ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये HCQ को लेके जो WHO की जो मल्टी कंट्री रिसर्च है, उसके बाद हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में HCQ रहा है, उसको लेके क्या कुछ चेंज कर रहे हैं? वो हमारी एक नेशनल टास्क फोर्स है, हाँ नेशनल टास्क फोर्स है जो आईसीएमआर ने बनाई हुई है, और डॉक्टर विनोद पाल उसके चेयरपर्सन हैं। तो HCQ का आगे क्या फ्यूचर होगा, प्लाज्मा थेरेपी का आगे क्या फ्यूचर होगा, उसको आगे देना है नहीं देना है, रोकना है, तो उसके ऊपर पूरी गाइडलाइन बनेगी। वो नेशनल टास्क फोर्स सारा का सारा जो ये रिसर्च फाइंडिंग आई है इसको एनालाइज करेगी, और उसके बाद उसकी जो है पॉलिसी जो है वो पॉलिसी गाइडलाइंस जो है रिलीज हो जाएंगी थोड़े दिनों में। बिल्कुल, लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो संजय कुमार अभय हैं, ये प्रभात खबर से, ये पूछ रहे कोविड से पीड़ित लोग डिप्रेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कोविड से पीड़ित लोग डिप्रेशन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। जो सवाल बिल्कुल बढ़िया है, इसलिए क्योंकि जब मरीज ज्यादा संख्या में आना शुरू किए थे तो उस टाइम पर हमने देखा था कि बड़े सारे लोगों की मानसिक स्थिति गड़बड़ा रही थी।
और उसमें से 1-2 लोगों में यहाँ तक इस स्थिति तक चली गई थी कि लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई थी। तो अगर हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की व्यवस्था है। यहाँ बिहार में मेडिकल कॉलेजेस में भी है और एम्स में भी है। जो घर पर रहते हैं और वो अगर डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स उनको बराबर काउंसलिंग करते रहते हैं। और अगर वो खुद से कुछ करना चाहें तो यही है कि कोविड के बारे में सारी जानकारियां रखें। अब 7-8 महीने गुजरने के बाद इतना घबराने का बात नहीं है, क्योंकि उन्हें देखना होगा कि कुछ तो मृत्यु हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मरीजों की संख्या अच्छे ठीक होकर के रहने वालों में है। तो घबराना तो नहीं है, कोई भी बीमारी है, जैसे डॉक्टर्स नहीं घबरा रहे हैं, सरकार नहीं घबरा रही है, वैसे ही आम जनता को भी इसमें घबराना नहीं है। कभी कुछ ऐसा मन में लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और कुछ अपने और कुछ एक चीज और मुकेश जी ऐड करना चाहते थे कि जैसे अभी ज्यादातर लोग जब घर में रहते हैं तो हम लोग एज डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की एक तरीके अपने पास रखें। थोड़ा सा क्रिएटिव कुछ अपना अगर इंटरेस्ट है तो उसको परस्यू करें। कोविड में भी थोड़ा लोगों को खाली टाइम भी मिल रहा है, तो ये सब से आपका ध्यान बंटता है, तो दिन भर जो है वो कोविड ही दिमाग में नहीं घूमता है। इससे भी डिप्रेशन में कुछ हद तक फायदा हो रहा है लोगों को। बिल्कुल। और एक लाइन जो आपने कही कि जब डॉक्टर्स नहीं घबरा रहे हैं, वो उन मरीजों के पास चल के जाते हैं, उनके बीच दिन भर रहते हैं, जिनसे आमतौर पर हम लोग हमें लगता है कि हमें हो जाएगा। उन्हें मालूम है कि उनको हो चुका है, उनके साथ वो काम करते हैं, लगातार घंटों रहते हैं, लगातार हर दिन रहते हैं। तो ये बात अगर हम सोचें तो हमारा डर थोड़ा कम हो सकता है। अरविंद शर्मा है यूथ विजन समाचार पत्र से, ये पूछ रहे हैं कोरोना काल में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए घरेलू उपाय क्या क्या है? तो घरेलू उपाय के लिए तो यही होता है कि आपके जो घर के आसपास जो हैं, आपके घरों के अंदर जो, अगर आप ओवरहेड टैंक देख लो, घरों में ओवरहेड टैंक होते हैं, घरों में गमले होते हैं, घरों में आप वाटर स्टोरेज करते हो, तो जहां पर पानी भरते हैं वहां पर आपको डेंगू और चिकनगुनिया के मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, डोमेस्टिक ब्रीडिंग सोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, जिससे आपको डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। और अर्बन एरिया में अगर आप हैं तो जो अर्बन का जो मॉस्किटो मलेरिया वेक्टर है वो एनाफिलिस स्टीफेंसाई है। तो एनाफिलिस स्टीफेंसाई वो भी जो है, वो जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग कंटेनर्स जो होते हैं, ओवरहेड टैंक हैं, सिस्टर्न्स हैं, मड पॉट है, वहां ब्रीड करता है। तो अगर आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज से बढ़ना है और कोविड के रहते हुए आप घरों के आसपास हैं, तो बेटर होगा कि आप घर के आसपास साफ सफाई रखें, क्लीनलीनेस रखें, वाटर का स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए और पानी को वीकली चेंज करते रहना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे डॉक्टर वीना सिंह ने बताया था कि कुछ एक्टिविटी करें, क्रिएटिविटी रखें, गार्डनिंग करें, म्यूजिक सुने और साफ सफाई रखेंगे, क्लीननेस रखेंगे, वाटर स्टैग्नेशन नहीं होगा। और फिर भी मॉस्किटो आ रहे हैं तो आप बेडनेट का यूज कर सकते हैं, रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, तो आप संक्रामक रोगों से भी बच सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, कुछ अच्छा पढ़ लें, कुछ जानकारी हासिल बस करें। रीडिंग भी करें, तो डाइवर्जन, माइंड को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट रखना, एक्सरसाइज करना है, योगा कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें करने के लिए लाइफ में आप निगेटिविटी क्यों रखनी चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी होता है। इन दिनों मोबाइल पे अलग अलग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो गलत जानकारियां दे रही हैं, वो कोरोना से भी वो बहुत भ्रामक है, वो उसको हम लोग इन्फोडेमिक बोलते हैं। इन्फोडेमिक और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी सारी हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप इतने चल रहे हैं, व्हाट्सएप में अगर आप देखते रहोगे आप पागल हो जाओगे। तो बेटर होगा मोबाइल दूर रखो, जब तक जरूरी ना हो मोबाइल यूज ही मत करो। व्हाट्सएप पे इतनी चीजें आ जाती हैं, वो आपके लिए अननेसेसरी हेडेक क्रिएट हो जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं, गूगल पे जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई जरूरी नहीं है वो सही इन्फॉर्मेशन हो। इसलिए अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप कंसर्न डिपार्टमेंट को पूछ के इन्फॉर्मेशन ले लो, उसको मानो सही। व्हाट्सएप पे बिलीव करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल। और जो भी टाइम उनको क्वारंटाइन मिल रहा है उसमें मेरे ख्याल से योगा बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें उसका वो फायदा उठा सकते हैं इस टाइम का, उसको बर्डन समझने के बदले। और अपनी कोई भी हॉबी हो, म्यूजिक सुनना और रीडिंग ऑफ कोर्स, इन सब चीजों को इसको इस तरह सोचें कि हमें क्वारंटाइन के टाइम में हम ये सब कर सकते हैं, तो उससे बहुत उनका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। गणेश जोशी दैनिक जागरण से पूछ रहे हैं, अगर लक्षण एक जैसे हो तो इलाज को लेकर भ्रम बना रहेगा, ऐसे में रोगी और डॉक्टर को क्या करना चाहिए? और पवन कुमार मिश्र है दैनिक जागरण पटना से, बुखार होने पर क्या सावधानी बरतें?
बुखार होने पर सबसे पहले जो सावधानी बरतनी है कि जब तक हम टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, ऑब्वियसली हमें कोविड सबसे पहले अपने माइंड में रखना है। तो जब तक हम टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, हम लोगों से दूरी बनाए रखें, अपने घर में अपने परिवारजनों से भी, और टेस्ट करवाएं। बुखार की दवाइयां आती हैं, पैरासिटामोल वजन के हिसाब से 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम भी लोग ले सकते हैं, लेकिन कोविड के टेस्ट जरूर करवा दें। अगर देखें कि 3 दिन से ज्यादा बुखार रह रहा है और शरीर में अत्यधिक दर्द है, गले में दर्द है, कुछ लोगों में जैसे सूंघने की या टेस्ट सेंसेशंस भी थोड़े लॉस हो रहे हैं, तो टेस्ट तो जरूर करवा लें। और बाकी तो टेस्ट आने के बाद अगर अगेन पॉजिटिव है तो वो डॉक्टर्स बेस्ट बता देते हैं कि उनको घर पे रहने में ज्यादा भला है, या फिर अगर लक्षण ज्यादा सीरियस हैं तो फिर एडमिशन के लिए बताते हैं। और दवाइयां बहुत प्रोटोकॉल बेस्ड हैं, तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आम जनता जो है उनको इसमें अपने मन से कोई दवाई चलाने की, कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास डॉक्टर्स हैं, हर हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी अपने क्लिनिक में हैं, उनसे सलाह जरूर ले लें और ले करके ही आगे कार्य करें। टेस्ट करवाना है टेस्ट करवाएंगे, लक्षण के हिसाब से दवाइयां लेंगे, खुद से ना लें। उदय प्रताप सिंह, नई दुनिया समाचार पत्र, इंदौर, मध्य प्रदेश, कह रहे हैं जब वैक्सीन आएगी तब क्या ये कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, तब क्या जिन लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है उन्हें भी वैक्सीन लगाने की जरूरत होगी? ठीक है, इसके साथ ही हम, क्योंकि हमारा जी बताएं सर, कुछ कह रहे डॉक्टर वीना बोल रहे हो? हाँ, हम ये बता रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन लगाना जरूरी है कि नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि वैक्सीन अगर आएगी, ये हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं ना। हाँ, तो वैक्सीन अगर आएगी, पहली बात तो 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीन पहुंचाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीन मिल जाए वो एक बड़ा चैलेंज है। तो आपको वैक्सीन को पहले तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किसको देना है, हेल्थ केयर वर्कर को देना है, एल्डरली को देना है, सीनियर सिटीजन को देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2 ये देना है कि जो क्वेश्चन इनका है कि एंटीबॉडी बन गई है। अब ये है कोविड होने के बाद, कोविड पॉजिटिव है तब एंटीबॉडी बनेगी, कोविड निगेटिव में तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। पॉजिटिव बनने के बाद वो एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है और कितने दिन तक वो सस्टेन करने वाली है, अभी ये नहीं पता है। कि ये मानना है कि शायद 3 से 5 मंथ तक एंटीबॉडी रह पाती है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसकी एंटीबॉडी जो है 100 डेज या मैक्सिमम 5 मंथ्स तक, जो अभी रिसर्च हुई है, अभी काम चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं मालूम है ये एंटीबॉडी कब तक रहती है। अगर मान लो ये एंटीबॉडी 5 मंथ्स के बाद खत्म हो जाती है तो यू आर अगेन ससेप्टेबल फॉर द कोविड इन्फेक्शन। तो एंटीबॉडी अगर नहीं है तो आपको कोविड वैक्सीन लगाने की जरूरत होगी। अब ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और सिचुएशन स्पेसिफिक होगा, और वैक्सीन कैसी है, क्या है, कितनी इफेक्टिव है, कई सारे पैरामीटर्स होंगे। जब बन के आ जाएगी उसके बाद ये सब चीजें डिसाइड की जाएंगी। बिल्कुल। और एक इससे रिलेटेड बात आती है कि ये जो बीसीजी का जो वैक्सीन है, इसको लेकर शुरुआती रिसर्च में कहा जा रहा था कि जिन्होंने लगाया हुआ है उनको कोविड-19 से एक सेफ्टी नेट मिल जाता है, वो उसको लेके अब क्या रिसर्च बता रहे हैं, अब क्या स्थिति है? ये आज ही के ये अभी हमारा पेपर जो है मैड्रिक्स, एक रिव्यू होता है उसमें, मैड्रिक्स में ये पेपर आ गया, आने वाला है। ये आईसीएमआर की स्टडी जिसने देखा है कि बीसीजी वैक्सीनेशन जो है, इट इंड्यूसेस इनहेंस इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी इन एल्डरली इंडिविजुअल्स व्हिच मे प्रूव बेनिफिशियल अगेंस्ट कोविड-19। तो बीसीजी वैक्सीनेशन से आपको जो है कोविड-19 में हेल्प मिल सकती है, प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये अभी रिसर्च हुई है, रिसर्च चल रही है। और it has also been found that the vaccine induces increased memory cell response and total antibody production. तो BCG वैक्सीनेशन जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इट में प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19। ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, और खासतौर पर न सिर्फ कम्युनिटी के लिए बल्कि हम जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी, क्योंकि लंबे समय से जब से कोविड-19 आया है दुनिया भर में ये अलग अलग तरह के दावे होते रहे। अब आपका कहना है, और ये आईसीएमआर के रिसर्च के बारे में अगर थोड़ा और बताएं कि कहाँ पे हुआ, क्या ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस NIRT है। ये जो है हमारा चेन्नई में है, जो लोग ट्यूबरकुलोसिस पे काम करते हैं, और उन्होंने ही बताया था कि बीसीजी वैक्सीन जो है, चेंगलपुट ट्रायल हुए थे, बड़े फेमस हुए थे चेंगलपुट ट्रायल, कि बीसीजी वैक्सीन इज नॉट वर्किंग। तो उन लोगों ने जो है ये रिसर्च किया है और ये पेपर पब्लिश होने के लिए चला गया है, और ये मैड्रिक्स रिव्यू में पड़ा हुआ है, और इसका आज ही हमने ट्वीट किया है। अगर आप आईसीएमआर हैंडल का ट्विटर हैंडल देखोगे
तो आपको इस पेपर का डिटेल मिल जाएगा। वो पेपर का पूरा PDF भी अवेलेबल है। तो आईसीएमआर की स्टडी है और आज ही रिजल्ट हमने शेयर किए हैं पब्लिक के साथ और आज ही अवेलेबल है आईसीएमआर के ट्विटर हैंडल पर। ये बीसीजी का हमारे यहाँ किस तरह से इस्तेमाल होता है? हम मतलब आप अगर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता सके कि भारत के लिए ये स्टडी कैसे इतनी इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस लेवल पे हो रहा है हमारे यहाँ, और अगर हम इसका असर पता चल रहा है तो संभव है कि भारत में कोविड-19 उस तरह से जानलेवा नहीं हो रहा है, तो क्या उसका एक कोरिलेशन भी आप देखते हैं? अब इस पे तो लार्ज स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। ये हम सबको पता है कि बीसीजी वैक्सीनेशन इंडिया में तो हर एक को दिया जाता था। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तब सबको बीसीजी वैक्सीनेशन वाज कंपलसरी। तो इसलिए हमारे वहाँ हो सकता है कि बीसीजी वैक्सीनेशन का कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो कि कोविड-19 की सीवेरिटी या कोविड-19 की जो गंभीरता थी उससे हमें थोड़ा सा बचाव मिला हो। तो अभी तो ये बस प्रीलिमिनरी स्टडी है और ये स्टडी चल रही है, तो डिटेल स्टडी आएगी तो इसका भी इम्पैक्ट पता लगेगा कि हो सकता है कि बीसीजी वैक्सीनेशन में भी वन ऑफ द फैक्टर नंबर 1 हो सकता है कि हमारे खाने पीने के जो तरीके हैं, जो हम लोग स्पाइसेस खाते हैं, क्वाइट पॉसिबल कि उनसे हमें कुछ प्रोटेक्शन मिलता रहा हो। जैसे हल्दी की बातें होती हैं कि हल्दी जो है उसकी बहुत अधिक जो है प्रोटेक्टिव इम्यूनोजेनिसिटी होती है, तो हम लोग टर्मरिक खा रहे हैं या जीरा खा रहे हैं या जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की हम जो बातें करते हैं, तो जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो हो सकता है कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है और हमारे जो पहले के जो वैक्सीनेशन है, हो सकता है इन सब चीजों से कंबाइंड इम्पैक्ट से कुछ प्रोटेक्शन हमें कोविड में मिला हो। लेकिन अभी इसके लिए रिसर्च की जरूरत है और एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है, तभी हम लोग सॉलिड तरीके से कुछ कह पाएंगे। लेकिन हाँ, संभवतः हो सकता है इन सब चीजों से फायदा मिला। ये बहुत ही अहम बात आपने बताई। शशांक शेखर भारद्वाज दैनिक जागरण कानपुर से पूछ रहे हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद रोगी के डीएनए में परिवर्तन होता है। रोगी को कोविड होने के साथ डेंगू या चिकनगुनिया पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर क्या ये डीएनए पर दुगना हमला करते हैं या फिर एंटीबॉडी बनाने में कुछ सकारात्मक भूमिका निभाते हैं? मैं फिर से दोहराऊं सवाल, एक बार फिर से बताइए। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद रोगी के डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। रोगी को कोविड होने के साथ डेंगू या चिकनगुनिया पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर क्या ये डीएनए पर दुगुना हमला करते हैं या फिर एंटीबॉडी बनाने में कुछ सकारात्मक भूमिका निभाते हैं? देखिए, अभी तक तो जैसा कि कोई स्टडी नहीं आया है ये बताने के लिए कि डेंगू या चिकनगुनिया का जो अगर इन्फेक्शन किसी कोविड पॉजिटिव वाले पेशेंट में साथ में हो रहा है तो उसमें एंटीबॉडीज बनाने में वो ज्यादा हेल्प कर रहे हों या फिर मरीज की सिवियरिटी को बढ़ाने में हेल्प रोल निभा रहे हों, तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद मरीज के डीएनए में चेंज नहीं होता है। वो जितने दिन इन्फेक्शन रहता है उतने दिन वायरस खुद को मल्टीप्लाई करता है। मरीज का अपना डीएनए एज इट इज रहता है, तो और इन्फेक्शन खत्म होने के बाद वो फिर कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो चिकनगुनिया या फिर डेंगू का जो इन्फेक्शन होगा उनका कोविड से अभी तक रिलेशन कुछ एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। डॉक्टर श्रीवास्तव इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम लोगों ने ऐसी कोई स्टडी अभी तक नजर में सामने नहीं आई है। डॉक्टर वीना सही कह रही हैं कि कोविड की वजह से ह्यूमन के जीनोम में या उनके जीन्स में कोई ऐसा असर ऐसे कहीं देखने को नहीं आया है। ग्लोबली भी कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है कि उसकी वजह से कि हमारा कोई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। और इन्फेक्शन के बाद डेफिनेटली ऑर्गन्स में इम्पैक्ट होता है कि पोस्ट कोविड सिक्वेली वो हो सकते हैं कि आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रीनल प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन उसके जीन के स्ट्रक्चर पे, डीएनए पे, उस पे कोई ऐसा कोई देखने को नहीं आया है। और इसकी वजह से कोई दूसरी बीमारी के ऊपर भी क्या असर होगा क्या नहीं होगा, तो अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। ये सवाल है डॉक्टर पूनम सलोत्रा के लिए। राजेंद्र शर्मा जी ने पूछा है, व्हाट आर द रिसर्च challenges for the elimination of Kala-Jar, LF and malaria? Dr. Salotra, ma'am. Research challenges for elimination of Kala-Jar, LF and malaria. कालाजार का मैडम बता देंगे, मलेरिया का बता देंगे। ठीक है, तो कालाजार में मेन चैलेंज अब ये है, कालाजार के केसेस तो काफी कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन जो उसका रेजर्वॉयर है PKDL, जिसको कहते हैं पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमेनाइसिस, ये एक स्किन की बीमारी है और इसमें कोई और एनिमल रेजर्वॉयर नहीं है। ये इंडिया में जहाँ तक अभी तक पता है यही पेशेंट्स हैं जिनसे कि वो बालू मक्खी ले लेती है कीटाणु और आगे बढ़ाती है।
तो अब इनके लिए रिसर्च की ज्यादा जरूरत है। इनको डायग्नोज करना, जो कालाजार का डायग्नोज है उसमें इतना ठीक नहीं रहता, तो इसके लिए स्पेशल डायग्नोस्टिक है और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा मुश्किल है। तो इस पे भी जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके लिए थोड़ी कॉम्बिनेशन थेरेपी, और इसका बड़ा लंबा ट्रीटमेंट है। और पेशेंट जो आते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती, वो कहते हैं हमें ये स्किन प्रॉब्लम है, हमें कोई फर्क नहीं है, हम इसके साथ ही जी लेंगे। तो वो खाली कॉस्मेटिक लगती है उनको, लेकिन ये लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए और इसको अपनी कोई इलाज करें। जब तक ये खत्म नहीं होगा तो कालाजार भी खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए अब रिसर्च का फोकस इसमें काफी है, और ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट और वैक्सीन के लिए तो है ही, ये तीनों चीजें ही चल रही हैं अभी। और डॉक्टर श्रीवास्तव आप मलेरिया का बताइए। तो मलेरिया के बारे में जो चैलेंजेस हैं कि उसमें 2030 तक हम लोग मलेरिया एलिमिनेशन की बातें कर रहे हैं, और कई कंट्री ने मलेरिया को एलिमिनेट करके दिखा भी दिया, जिसमें श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग कंट्री है। जब हम मलेरिया चैलेंज की बात करते हैं तो बिगेस्ट चैलेंज एक है ड्रग रेजिस्टेंस है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस हम सबको पता है, और अभी जो न्यू ड्रग है ACT है, ACT में भी कुछ एरिया में जो है, जो आपका थाई कंबोडिया बॉर्डर है, जो बर्मा बॉर्डर, चाइना बॉर्डर है, तो यहाँ पे भी अभी जो है रेजिस्टेंस के केस आने लगे हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंस इज ए बिग चैलेंज नंबर 1 जो बाधा है मलेरिया के एलिमिनेशन में। दूसरा प्रॉब्लम है जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस है। पुराने जमाने में DDT रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते थे, फिर बाद में दूसरे इंसेक्टिसाइड मैलाथियन, BSC आया, पैराथ्रॉइड रेजिस्टेंस भी अब होने लगा है। तो ड्रग रेजिस्टेंस और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस ये 2 मेजर कंसर्न है। तीसरा इशू जो है वो है क्लाइमेट चेंज एंड मलेरिया, क्योंकि आपको पता है कि अभी नवंबर का महीना आने वाला है, अभी तक आपको कूलेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जैसे जैसे जब वो, क्योंकि मॉस्किटो जो होते हैं वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसिटिव होते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो जाती है तो उससे क्या होता है, मॉस्किटो का जो सर्वाइवल है वो लंबा हो जाता है, और उसकी जो इन्फेक्टिविटी होती है वो भी लंबे दिनों तक रहती है। तो जो हाईलैंड एरिया है, जैसे आपके हिल्स, फुटहिल्स एरिया हैं, यहाँ पर मलेरिया नहीं हुआ था, वहाँ पर मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ जहाँ पर मलेरिया का ट्रांसमिशन पीरियड कम होता है वो बढ़ सकता है। तो जो क्लाइमेट चेंज जो और ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज अगेन ए बिग चैलेंज। तीसरा चैलेंज जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द इंटरवेंशन टूल्स, कि जहाँ जहाँ हम मलेरिया एलिमिनेशन को या मलेरिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इंटरवेंशन टूल्स हैं, चाहे उसमें रैपिड डायग्नोस्टिक किट हो, चाहे वो LLIN की बात हो, चाहे ड्रग्स हो, क्या वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, या वहाँ पर ट्रेंड मैन पावर है कि नहीं है। अगर आप अभी कंट्री के अंदर देख लो, जो वेक्टर बायोलॉजिस्ट हैं, एंटेमोलॉजिस्ट हैं, स्टेट में जाके देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या वो हैं, क्या वो ट्रेंड मैन पावर है जो माइक्रोस्कोप से पैरासाइट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्या RDT अवेलेबल हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज अगेन ए बिग चैलेंज। और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं कि उनको कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं, लेकिन वो एक मलेरिया एंडेमिक एरिया से दूसरे नॉन मलेरिया एरिया में जाएंगे, दे विल कैरी द पैरासाइट, और वहां पे अगर वेक्टर होगा वो मलेरिया का ट्रांसमिशन शुरू कर देंगे। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, लो डेंसिटी मलेरिया, ड्रग रेजिस्टेंस, वेक्टर रेजिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज, these are the big challenge for the malaria elimination and eradication. जी, बहुत विस्तार से आपने खासतौर पे मलेरिया, AES और JE के बारे में बताया डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर सिंह और डॉक्टर सलोत्रा। आप लोगों से घंटों बातचीत की जा सकती है, आपके पास जो जानकारी है उसका बहुत जमकर फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में हम लोगों ने बातचीत की, काफी विस्तार से आप लोगों ने गहराई से समझाने की कोशिश की। अब मैं चाहूंगा कि अंत में डॉक्टर सलोत्रा, फिर डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर सिंह अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे, जो विषय है उसको लेके जो उनका निष्कर्ष है। डॉक्टर सलोत्रा, आप अगर शुरू करें संक्षेप में। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि कोविड-19 की वजह से इतनी जागरूकता आ गई है हमारी पॉपुलेशन में, सब लोगों में, और अच्छी आदतें आ गई, हाथ धोना है हर वक्त और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। तो इन चीज़ों से हमें अब सभी बीमारियों की जो इन्फेक्शियस डिजीज है इनके अगेंस्ट हमें फायदा होगा आगे। जी, डॉक्टर श्रीवास्तव। So first of all, I would like to thank you for arranging this meeting and interacting with the media. So this was very very interesting. और जहाँ तक हमें बात करनी है तो कोविड-19 से एक बहुत बड़ा लेसन हम लोगों को सीखने को मिला है, और हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। आप 8-9 महीने के अंदर आप देख लो, एक लैब से 1000 लैब,
एक टेस्ट से हमने 14 करोड़ टेस्ट कर दिए हैं। पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी जो है 12 लाख टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है कि अगर जब पड़ जाता है, हमारे पास जब कोविड-19 आया था उस टाइम पीपी किट नहीं थे, N95 मास्क भी नहीं थे, हमारे पास रिएजेंट्स नहीं थे, हमें लग रहा था हम करेंगे क्या। लेकिन आज हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हमारी ये हालत है कि हम लोग पीपीई किट, N95 मास्क और जो किट चाहिए, रिएजेंट्स चाहिए, उसको हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है। हमने वैक्सीन के ऊपर, हमारी वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है भारत बायोटेक की, जो फेज 3 के ट्रायल में जा रही है। जैकोविड जो कैडिला की वैक्सीन है वो भी ट्रायल में चल रही है, और कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, 3 वैक्सीन ट्रायल में चल रही है। तो इस प्रकार अगर इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर आप देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके, और इसके अलावा जो पब्लिक का सपोर्ट था, पुलिस का सपोर्ट था, सब लोग आगे आए हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को खुद भी रोल करना पड़ेगा। लोगों को हमेशा, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। अगर पब्लिक खुद साफ सफाई पे ध्यान रखेगी, चाहे वो संचारी रोग हो, चाहे जेई, एईएस, मलेरिया कुछ हो, खुद भी अगर ध्यान रखेंगे, अर्ली डायग्नोस्टिक्स, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, क्लीनलीनेस और गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, तो हम लोग कोई भी बीमारी से पार पाने में पीछे नहीं रहेंगे। डॉक्टर वीना सिंह, अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें। सबसे पहले तो मनीष जी और आपकी पूरी टीम को बधाई और थैंक यू भी हम लोगों को इस प्रोग्राम पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा सबसे एक जो संदेश है वो यही है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो हमें इसके लिए जो चीजें बार बार हमें समझाई जा रही हैं, और हम अपने डिस्कशन में भी बता रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाथ धोते रहिए, साफ सफाई करते रहिए, तो इसका पालन हमें अभी भी करना है, चाहे फेस्टिवल्स आए, चाहे इलेक्शंस आए। अभी हमें अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस आत्मसात कर लेने होंगे, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। कुछ हद तक हम जीत चुके हैं, पूरी की पूरी जीत अभी बाकी है। और ये भी है कि लोगों को जागरूक होने का इस कोरोना में बहुत मदद मिला है। दे हैव शोन देयर सेंसेस कि हम ये सारे परहेज वाले, ये जागरूकता के कार्यक्रम को समझते हैं और हम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैडम ने भी बताया, ये बाकी इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ने में ये जो माइंडसेट, जो मानसिकता होगा, वो सरकार की मदद करेगी, हम खुद अपनी मदद करेंगे, डॉक्टर्स की भी मदद होगी। और घबराए ना, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और बाकियों के लिए भी सोचें। क्योंकि जब हम रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े सारे लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। हमारे बिहार में तो थोड़ी स्थिति ऐसी है, तो हम डॉक्टर्स को थोड़ा सा ये बुरा लगता है कि हम जूझ रहे हैं इस महामारी से, अपने को रिस्क में डाल के। तो आम जनता से भी मेरा यही निवेदन है कि कृपया खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। और सबसे जरूरी चीज जो पूरी चर्चा में हम लोगों ने शुरू से कोशिश की कि दूसरी जो संक्रामक बीमारियां हैं और वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं, उनको लेके भी सावधानियां बरतें। हमारा जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्यान दे, हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है और हमारे जर्नलिस्ट, जो मीडिया के लोग हैं, वो भी इस विषय को उतनी गंभीरता से उठाते रहें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और मेडिकल फर्टर्निटी है उसके सामने लाते रहें, ताकि ये उपेक्षित न रह जाए विषय। इस पे डॉक्टर सलोत्रा, डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर सिंह, आप तीनों ने बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से चीजें रखी, सामने लाई और अपना अनुभव भी शेयर किया और नई जानकारियां लाई। ये हम सबके लिए बहुत उपयोगी होगी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि एईएस को लेके भी, उसके इलाज को, उसकी रोकथाम को, उससे जो होने वाली डेथ्स हैं उनको कम करने में काफी सफल हो रहे हैं। मलेरिया को लेके भी उन्होंने उम्मीद जताई और ये भी आप सभी ने उम्मीद जताई कि जो कोविड-19 के आने के बाद से जो दूसरे हेल्थ प्रोग्राम्स थे जो नेशनल लेवल पे चल रहे थे, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े समय के लिए डाइवर्ट किया गया था, वो अब कार्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे। जो दूसरी संक्रामक बीमारियां और अन्य बीमारियां हैं और खासतौर पे जो उपेक्षित बीमारियां हैं, उनको लेके भी हम सब उतनी गंभीरता से काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारे सवाल लेने की कोशिश की, जिनके सवाल रह गए हैं हम कोशिश करेंगे कि उनके भी जवाब उनको विशेषज्ञों तक उनके सवाल पहुंचाए जा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वेबिनार में भाग लेने वाले, इसे देखने के लिए और सवाल पूछने के लिए जो लोग भी जुड़े, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।